जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर क्या करता है? शरीर उस इन्फेक्शन को फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस से निपटने की कोशिश करता है। हमारा इम्यून सिस्टम कीटाणुओं से लड़ना शुरू कर देता है ताकि इन्फेक्शन ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम लड़ना बंद कर देता है। सिर्फ यही नहीं, ये शरीर के हेल्दी टिश्यूज और अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इससे पूरे शरीर में अंदरूनी सूजन आ जाती है। नतीजा सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ये कैंसर से भी घातक है। दुनिया भर में जितनी मौतें कैंसर से होती हैं, उससे ज़्यादा सेप्सिस से होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक साल 2020 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ मौतें हुई थीं। वहीं सेप्सिस की वजह से 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे गए थे। आज सेहत के इस एपिसोड में हम कैंसर से भी घातक सेप्सिस बीमारी की बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि सेप्सिस क्या है, ये क्यों होती है, सेप्सिस के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। बेसिकली ये एक इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड और बहुत गहरा जो उसका रूप धारण करता है इन्फेक्शन, तब उसको सेप्सिस कहा जाता है। इसमें पूरे शरीर में जो कीटाणुओं का जो अपने ऊपर हमला हुआ रहता है, वो किसी भी अलग अलग टाइप के कीटाणु हो, भले वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंगस हो, जब उसका शरीर के ऊपर हमला होता है और पूरे शरीर में उनका जब फैलाव हो जाता है, तो उनके बॉडी के अंदर से और अपने शरीर से ऐसे ऐसे केमिकल पैदा होने लगते हैं कि जिस वजह से अपने शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर वो डैमेज होता है, तो जिसको मल्टी ऑर्गन फेलियर कहा जाता है। और ऐसे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से अपने ऑर्गन्स को खून का सप्लाई नहीं होता है बराबर, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, जो उसका खाना मिलना चाहिए, ग्लूकोज पहुंचना चाहिए, उसका सप्लाई नहीं होता है, और इस वजह से अपने शरीर की अलग अलग पेशियां एक एक करके मरने लगती है, और इसका आखिरी जो स्वरूप होता है वो मौत तक वो हमें लेके जाता है। ऐसी बीमारियां जो होती है जो इन्फेक्शन में, जैसे मलेरिया हो, डेंगू हो, लेप्टोस्पायरोसिस हो, इन्फ्लुएंजा हो, कोविड हो, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या समझो अपने गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, या लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन, निमोनिया हो, ऐसे अलग अलग बीमारियों में जब वो कीटाणु एक ज़्यादा पैमाने पे अपने शरीर में हावी होने लगते हैं, तो उसका रूपांतर सेप्सिस में हो जाता है। ऐसे पेशेंट को बुखार आने लगता है, उनके दिमाग का काम बराबर नहीं चलता है, उनको ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से कभी कभी चक्कर भी आके वो गिर सकते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, किडनी के ऊपर नुकसान होने की वजह से यूरिन के कम पैदा होने लगती है, लिवर के ऊपर नुकसान होकर लिवर भी खराब हो सकता है। और ऐसे पेशेंट को जब तक हम हॉस्पिटल में एडमिट ना करें, उनको इंटेंसिव केयर की ट्रीटमेंट ना दें, तब तक उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सारी चीजों से बचाव करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सेहत अच्छी रखनी चाहिए, मतलब अपनी बॉडी की इम्यूनिटी जो है, जो फाइटिंग पावर है, उसे अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रॉपर बैलेंस फूड खाना चाहिए, हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो अलग अलग टाइप के टीके हैं, वैक्सीनेशन है, वो लेनी चाहिए। विशेष करके बच्चों में और बूढ़ों में और प्रेगनेंसी में, या जिनको अलग अलग हार्ट, किडनी, लिवर की पहले से बीमारी है, उनको सेप्सिस का डर सबसे ज्यादा है, तो उन्हें ये सारी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ये जो टीके होते हैं उसमें फ्लू का वैक्सीन आता है, पहले हमने बहुत लोग कोविड का वैक्सीन हम ले चुके हैं, निमोकोकल वैक्सीन होता है, वो भी सीनियर सिटीजन लोगों को लेना चाहिए 65 उम्र के ऊपर। तो ये सारे टीके लेने से भी अपनी शरीर की ताकत बनी रहती है, और जैसे ही बुखार हमें तकलीफ देने लगे तो तुरंत डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके उसका डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये बीमारी मलेरिया है, डेंगू है, लेप्टो है या इन्फ्लुएंजा है, और उसको करेक्ट डायग्नोसिस करके उसको सही ट्रीटमेंट जब मिलेगी, तभी ऐसे पेशेंट को इस खतरनाक सेप्सिस की बीमारी से हम बचा सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बीमारी से हम अपना बचाव कर सकते हैं।
देखिए, सेप्सिस एक जानलेवा बीमारी है। अगर आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, लगातार गंभीर होता जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो ज़रूरी जांचें करके पता कर सके कि कहीं आपको सेप्सिस तो नहीं हो गया है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डबल चिन से परेशान हैं, ये तरीके छुटकारा दिला देंगे। सोचिए, आप शीशे के सामने खड़े हैं, अपना चेहरा निहार रहे हैं, तभी आपको अपनी डबल चिन नजर आती है। आप परेशान हो उठते हैं, अरे भाई ये डबल चिन कैसे आई? पर डबल चिन तो होती क्या है? देखिए, जब हमारी चिन यानी ठुड्डी के नीचे एक परत फैट की जमा हो जाती है तो इसे डबल चिन कहते हैं। ये बिल्कुल एक ठुड्डी के नीचे दूसरी ठुड्डी जैसी लगती है। अब डबल चिन आती क्यों है और इसे दूर कैसे किया जाए, ये हमने पूछा डॉक्टर शिल्पी भदानी से। डॉक्टर शिल्पी कहती हैं कि चेहरे पर डबल चिन आने की कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्किन में कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये दोनों स्किन को लचीलापन और मजबूती देते हैं, लेकिन इनकी कमी से स्किन का लचीलापन घटने लगता है। नतीजा, चेहरे की स्किन लटक जाती है और डबल चिन नजर आने लगती है। दूसरी वजह है जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में डबल चिन की समस्या रही है या सबकी स्किन बहुत कम लचीली रही है, तो जीन्स की वजह से आपकी भी डबल चिन नजर आ सकती है। तीसरी वजह गलत पोस्चर है। अगर आप लंबे वक्त तक गर्दन झुकाकर बैठते हैं, मोबाइल लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे गर्दन की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे स्किन ढीली पड़ सकती है और आपकी डबल चिन आ सकती है। चौथी वजह है डाइट और बढ़ा वजन। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाते हैं, हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, तो शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। ये फैट शरीर के बाकी हिस्सों के साथ साथ ठुड्डी के नीचे भी जमा हो सकता है, जिससे डबल चिन दिखने लगती है। पांचवी वजह है आपकी ठुड्डी का छोटा होना। जिन लोगों की चिन छोटी होती है उनमें डबल चिन ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए, जब नॉर्मल साइज की चिन होती है तो नीचे का हिस्सा खिंच जाता है, जिससे डबल चिन दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आपकी चिन छोटी है तो थोड़ा फैट होने पर भी डबल चिन दिखने लगती है। अब बात आती है कि डबल चिन से छुटकारा कैसे पाएं। तो अगर डबल चिन की वजह आपका मोटापा है, आपकी डाइट है, तो अपना वजन कंट्रोल करें और एक हेल्दी डाइट लें। साथ ही अपना पोस्चर सुधारें। लैपटॉप का इस्तेमाल करते वक्त गर्दन सीधी रखें। आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे विसल एट द सीलिंग, किस द स्काई, पाउटिंग स्ट्रेच और नेक स्ट्रेच वगैरह। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये एक्सरसाइजेज डबल चिन से छुटकारा दिलाती ही हैं, लेकिन कई लोगों को इससे फायदा मिला है। डबल चिन कम करने के लिए आप चाहें तो लिपोसक्शन नाम की सर्जरी करा सकते हैं। इसमें ठुड्डी और गर्दन के नीचे जमा एक्स्ट्रा फैट को एक छोटे से कट के जरिए निकाल दिया जाता है। ये सर्जरी 1 घंटे में पूरी हो जाती है। सेम डे मरीज घर भी जा सकता है। अगर स्किन लटकी हुई है तो नेक लिफ्ट का ऑपरेशन कराना सही रहेगा। इससे स्किन टाइट हो जाती है और जो फैट लटक रहा है वो भी हट जाता है। इसके अलावा मेसोथेरेपी और काइबेला नाम के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कराए जा सकते हैं। इसमें इंजेक्शन के जरिए फैट को गला दिया जाता है। इनके 3 से 4 सेशंस लग सकते हैं, पर धीरे धीरे ये सारे फैट को गलाकर डबल चिन से छुटकारा दिला देते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास से हेल्थ टिप। रेगुलर कॉफी तो खूब पी होगी, लेकिन मशरूम कॉफी पीने के फायदे जानते हैं? थकान मिटाने का इंस्टेंट जुगाड़ है कॉफी। कुछ लोग दूध वाली कॉफी पीते हैं तो कुछ कड़क ब्लैक कॉफी। लेकिन क्या आपने कभी मशरूम कॉफी ट्राई की है? आजकल इसके बड़े चर्चे हैं, पर यह बनती कैसे है? क्या इसमें खड़े मशरूम डाले जाते हैं या पीसकर उनका पाउडर बनाया जाता है? और इस मशरूम कॉफी को पीने का आखिर फायदा क्या है? ये सब हमने पूछा डाइटिशियन अमरीन कुरैशी से। डाइटिशियन अमरीन कहती हैं कि मशरूम कॉफ़ी बनाने में ख़ास तरह के मशरूम्स का इस्तेमाल होता है। जिस मशरूम की सब्ज़ी बनती है इसमें वो मशरूम नहीं डाली जाती, बल्कि इसमें चागा, लायंस मेन, रीशी, कॉर्डिसेप्ट, किंग ट्रम्पेट और टर्की टेल जैसी मशरूम्स पड़ी होती हैं। मशरूम कॉफ़ी में मशरूम के अलावा कॉफ़ी बीन्स भी डाले जाते हैं। देखिए, पहले कॉफ़ी बीन्स को भूनकर उनका पाउडर बनाया जाता है, फिर मशरूम को सुखाकर उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। यानी एक खास प्रक्रिया के जरिए मशरूम के पोषक तत्वों को अलग किया जाता है। फिर इन दोनों को एक खास रेशो में मिलाया जाता है, जिससे मशरूम कॉफ़ी में कैफीन कम हो जाती है। हालांकि इसका स्वाद कुछ रेगुलर कॉफ़ी जैसा ही रहता है। कुछ लोगों को इसका फ्लेवर मिट्टी जैसा या मेवे जैसा महसूस होता है। आम कॉफ़ी की तुलना में मशरूम कॉफ़ी ज़्यादा पोषण देती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। अगर सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है।
वहीं अगर सेल्स मजबूत रहते हैं तो बीमारियों और इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। यानी मशरूम कॉफ़ी पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें बी विटामिन भी पाए जाते हैं, यानी इसे पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है। पाचन तंत्र सुधरता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का कार्यक्रम। मशरूम कॉफ़ी में विटामिन डी भी होता है, यानी इसके इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत बनती हैं। दरअसल हम जितना भी कैल्शियम खाते हैं उसे शरीर में सही से एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी स्ट्रेस कम करने और मूड सुधारने में भी मदद करता है। ये मांसपेशियों के ठीक से काम करने के लिए भी ज़रूरी है। मशरूम कॉफ़ी पीना दिल के लिए भी अच्छा है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर घटाता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत सुधरती है। मशरूम कॉफ़ी में कैफीन कम होती है, तो जिन्हें रेगुलर कॉफ़ी पीकर बेचैनी या घबराहट होने लगती है, नींद नहीं आती, उनके लिए मशरूम कॉफ़ी सही रहेगा। हालांकि जिन लोगों को पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, मशरूम से एलर्जी है, किडनी स्टोन है या दूसरी गंभीर बीमारी है, उन्हें मशरूम कॉफ़ी से परहेज़ करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे पीना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lalentop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।